जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार 96 रोजगार क्लासेस पर। तो बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी शानदार तरीके से इस समय आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे साथी इसी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का जो कांस्टेबल एग्जाम होना अभी बाकी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लास 96 रोजगार क्लासेस पर कर रहे हैं। तो सभी बेहतरीन से बेहतरीन साथी क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग चालू करेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2, यानी क्लास नंबर 1 हो गया है, अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो क्या करेंगे, 96 रोजगार क्लासेस पर जाकर आप आसानी से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आज क्लास नंबर 2 होगा और क्या करेंगे, एक बार सेशन को शानदार तरीके से अपने साथियों सेशन को शेयर कर देंगे और जितने भी प्रश्न आज के सेशन में ले गए हैं काफी महत्वपूर्ण, और प्रत्येक प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर के प्यारे साथियों कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नोटबुक के साथ हमारे साथ क्या करें, क्लास को अटेंड करेंगे। आइए चलते अपने प्रश्न की ओर कि आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपसे सामने दिया गया जाता है और आप लोग क्या करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपसे सामने आ चुका है, सभी साथी क्या करेंगे, प्रश्न का शानदार तरीके से आंसर करने का प्रयास करें। प्यारे साथी बहुत शानदार और बहुत लाजवाब प्रश्न नंबर पहला ही आ चुका है, आपसे सामने पूछा क्या गया है। अच्छी तरीके से क्या करें, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करें, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया। यानी प्रश्न यह पूछा है कि 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसको लूट लिया था। आपके सामने चार ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे, आप सभी के क्या जवाब होने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन कासिस, या फिर मोहम्मद गौरी, या फिर महमूद गजनवी। तो यदि बात करते इसके बारे में 1025 ईस्वी के बारे में साथियों देखें, 1025 ईस्वी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1025 इसमें सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। प्यारे साथी क्या सोमनाथ मंदिर पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। क्या किया गया था प्यारे साथी, आक्रमण किया गया था। यदि बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पड़ता है कहां पर, इसकी जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। यह किस राज्य में स्थित है प्यारे साथी, किस राज्य में स्थित है आप लोग बताएंगे, गुजरात राज्य। सोमनाथ मंदिर कहां पर है आप लोग बताएंगे देंगे, गुजरात राज्य में पड़ता है। कहां पर, गुजरात राज्य में। यदि इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब जाकर प्रश्न पूछे भी जाने लगे हैं कि कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि गुजरात राज्य की राजधानी बताएंगे गांधीनगर बता देंगे। क्या बता देंगे, गांधीनगर बता देंगे। और आपका बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा, 1025 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जवाब आएगा आपका महमूद गजनवी। यानी कि राइट आंसर कौन सा डी होगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी डी को लॉक कर रहे होंगे वो बिल्कुल सही जवाब कर रहे होंगे, अपने स्थान पर एकदम परफेक्ट, एकदम सही, एकदम शानदार जवाब दे रहे होंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखें ये पैसा थी भारत में 1001 से लेकर 1027 तक क्या किया था, 1027 तक क्या किया था पैसा थी, आक्रमण किया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एकदम कंसीडर करेंगे, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था पैसा थी, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था आप लोग बता देंगे, भारत पर आक्रमण। ठीक है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका एकदम बेस्ट जवाब आएगा 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार मेरे साथी, 17 बार आक्रमण किया था मेरे साथी। ठीक है, कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। इसको भी क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। यदि मृत्यु के बारे में बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, प्रश्न पूछा गया है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, आप बताएंगे 1206 में। कब हुआ था, 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था। एक एक प्रश्न क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में नोट करते चलते रहेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत लाजवाब, एकदम बेस्ट, एकदम शानदार। 1025 ईस्वी में क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किस तुर्की शासक ने, आप लोग बता देंगे महमूद गजनवी। क्या बता देंगे, महमूद गजनवी आपका एकदम बेस्ट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा मेरे साथी। 1025 ईस्वी में। और फिर कहां पर पड़ता है सोमनाथ मंदिर, आप लोग बता देंगे गुजरात राज्य। कैपिटल क्या हो जाती है, गांधीनगर। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बता देंगे, 17 बार। और 1001 से लेकर 1027 तक क्या किया था पैसा थी, राज किया था। फिर इसके बाद मृत्यु कब हुआ था, 1206 में। कब हुआ था, 1206 में। इतनी बात आशा करता हूं कि आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में
आ गई होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्या करेंगे, एक बार शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि अभी तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आइए चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम लोग की आज की सेशन का प्रश्न नंबर 2 आपसे सामने क्या आता है। पैसा देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपसे सामने आ चुका है, जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आशा करता हूं कि आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बोरो कहते हैं, असम कहते हैं, आस कहते हैं, फिर जायद कहते हैं। जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग एकदम बेस्ट तरीके से। रबी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, किसके बारे में, रबी की फसल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में पैसा थी, रबी की फसल के बारे में बात करते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी। देखिए, रबी की फसल वही जो इस समय चल रही है, ठीक है, जो इस समय चल रही है। क्या होती है रबी की फसल, जैसे कि आप मान लीजिए गेहूं हो जाता है, क्या होता है, गेहूं हो गया, फिर उसके बाद चना हो गया, क्या हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, क्या हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, क्या हो गया, जौ हो गया। ऐसा किसके अंतर्गत आती है, आप लोग बता देंगे, रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। जबकि आपसे यदि पूछ लिएगा कि खरीफ की फसल बताइए मेरे साथ, क्या खरीफ की फसल बताइए कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, खरीफ की फसल कौन सी फसल हो जाती है। आइए जवाब देने का प्रयास करिए एकदम लाजवाब तरीके से। देखिए, यदि इसके बारे में बात किया जाएगा एकदम शानदार तरीके से, एक एक शब्द को, एक एक प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहेंगे। इस बार क्या करना है आपको, इस बार क्या करना है आपको, अपने माता पिता के सपनों को क्या करना है, साकार करना है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं, इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है पैसा, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया धान हो गया, क्या हो गया, धान हो गया, आपका ज्वार हो गया, क्या हो गया, ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, क्या हो गया, बाजरा हो गया। पैसा एक इसके अंतर्गत आती है, आप लोग बता देंगे, खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जायद की फसल के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, ठीक है। आपका प्रश्न का बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा का डी होगा, क्योंकि रबी और खरीफ के बीच की जो फसल होती है वो कौन सी फसल होती है, आप लोग बता देंगे, जायद की फसल। कौन सी फसल, जायद की फसल आपका एकदम बेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। जायद की फसल क्या होगा, आपका एकदम बेस्ट आंसर होगा। जायद की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है बेसाथी, जायद की फसल के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे तो आपका एकदम बेस्ट आंसर आएगा, एकदम सटीक आंसर आएगा। एक एक प्रश्न क्या करेंगे, एकदम नोटबुक में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत मौसमी सब्जियां आ जाएंगी, ठीक है, क्या आ जाएंगी, मौसमी सब्जियां आ जाएंगी पैसा थी, ठीक है, अच्छी तरीके से मौसमी सब्जी आ जाएंगी, ठीक पैसा थी, मौसमी सब्जी। फिर उसके बाद आपका ककड़ी हो गया, क्या हो गया, ककड़ी हो गया पैसा थी, खीरा हो गया पैसा थी, क्या हो गया, खीरा हो गया पैसा थी, तरबूज हो गया पैसा थी, क्या हुआ, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। सब किसके अंतर्गत आती है, सब जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, सब जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। और थोड़ा बात कर लिया जाए, और थोड़ा डीप में यदि प्रश्न बनेगा, क्या बन सकता है, यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार की फसलें की बुआई की जाती है, भारत में कितने प्रकार की फसलें की बुआई की जाती है, कितने प्रकार की फसल की बुआई की जाती है, तो आपका क्या जवाब आएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था, अब पूछा जाएगा, आप लोग एकदम बेस्ट जवाब देंगे। तो आप लोग बता दें, 3 प्रकार, कितने प्रकार, 3 प्रकार की हो जाती है साथी। और 3 प्रकार कौन कौन सी हो जाती है, आपका जवाब भी आना चाहिए। 3 प्रकार की आपका होता है, पहला रबी, क्या हो जाता है, एक रबी की फसल हो जाती है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं साथी, ठीक है। कौन सी फसल, एक आपका होता है रबी की फसल ना, कौन सी फसल, रबी की फसल। फिर उसके बाद खरीफ की फसल साथी, क्या खरीफ की फसल, और फिर उसके बाद जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें की बुआई की जाती है, कहां पर, भारत में, कहां पर, भारत में की जाती है। आशा करता हूं आपको जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी और आप एक एक शब्द को हमारी समझ रहे होंगे। और यदि अच्छी लग रही पैसा थी, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आइए बढ़े प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आशा करता हूं कि सारी जानकारी आपको एकदम स्पष्ट पूर्वक क्या हो, अच्छी लग रही होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, क्या लाजवाब प्रश्न आपसे सामने आ चुका है प्यारे साथी, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, या फिर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, या फिर भारत का महान्यायवादी, या फिर
होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। बताने का प्रयास करेंगे एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के हिसाब से क्या आएगा, ए बी या फिर सी या फिर डी को लॉक कर दिया जाए। बताने का प्रयास करेंगे एकदम लाजवाब तरीके से, प्रश्न का शानदार तरीके से आंसर करेंगे प्यारे साथी। तो क्या करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे प्यारे साथी कि आप सभी के हिसाब से क्या होगा प्रश्न का एकदम बेस्ट, एकदम शानदार। देखिए यदि बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता देंगे, भारत का महान्यवादी क्या होगा, भारत का महान्यवादी आपका एकदम सही आंसर आएगा, एकदम सटीक आंसर आएगा। जितने भी साथी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे होंगे वो एकदम बेस्ट आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर कर रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 में यह कहा गया है कि भारत में एक महान्यवादी होगा, क्या होगा, भारत में एक महान्यवादी होगा। और इसकी स्थापना कौन करता है साथी, और इसको शपथ कौन दिलाता है आप लोग बता देंगे, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक, कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। यदि बात करते हैं कि वर्तमान में है कौन, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है आप लोग बता देंगे, आर वेंकट रमणी। क्या बता देंगे, क्या बता देंगे साथी, आर वेंकट रमणी आपका एकदम शानदार तरीके से आंसर आएगा। आर वेंकट रमणी आपका क्या आएगा, एकदम शानदार तरीके से आंसर आएगा कि वर्तमान भारत के महान्यवादी कौन है, आपका आंसर आएगा आर वेंकट रमणी। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे सामने आ चुका है, इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है भारत के, तो आपका एकदम सही जवाब आएगा तुषार मेहता आ जाएगा। क्या, तुषार मेहता आपका एकदम सही तरीके से आंसर आएगा, तुषार मेहता आपसे पूछा जाएगा, एकदम से बता देंगे। आर वेंकट रमणी के बारे में बात कर दिया जाएगा तो वर्तमान भारत के महान्यवादी हैं, जो क्या होता है, जो होता है साथी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। कौन होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यवादी वर्तमान में कौन है, आपका आंसर आएगा आर वेंकट रमणी। चलिए आगे प्रश्न की तरफ आइए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं। आज के सेशन का प्रश्न नंबर 4 एक प्रश्न शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, एकदम बेस्ट, एकदम शानदार। जानकारी अच्छी लगी होगी एक बार अगले सेशन अपने साथियों में शेयर भी करेंगे। चले आइए चलते हैं किसकी तरफ, 4 की तरफ। पूछा गया है मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी आई, थोड़ा इसके बारे में निचोड़ जानकारी ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा निचोड़ जानकारी ले लीजिए। पहले तो आंसर करिए आप सभी के हिसाब से होगा क्या, आप सभी के हिसाब से होगा क्या, एकदम सही आंसर, एकदम बेस्ट, एकदम शानदार। और कारगोडे रेलवे सुरंग या फिर पीर पंजाल रेलवे सुरंग या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग या फिर अटल रोड सुरंग। देखिए यदि प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर के बारे में बात करते हैं, आपका एकदम बेस्ट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल रोड सुरंग। ठीक है, कौन, अटल रोड सुरंग आपका एकदम सही आंसर होगा, एकदम बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा। आइए यदि प्रश्न पूछा जाएगा इसकी लंबाई बता दीजिए, थोड़ा तो इसकी लंबाई बता दीजिए, इसकी लंबाई कितनी बता देंगे, 9.02 किलोमीटर, कितना बता देंगे, 9.02 किलोमीटर अटल रोड सुरंग की क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। यदि बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग की, इसकी लंबाई के बारे में बात करते थोड़ा, इसकी लंबाई के बारे में बात यदि आपसे किया जाएगा कि क्या, यदि प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी से, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग की लंबाई कितनी बता देंगे, 9 क्या बता देंगे साथी, आप लोग बता देंगे, आपका जवाब एकदम बेस्ट तरीके से आएगा। और जवाब आएगा तो क्या आएगा, आपका आएगा 9, ठीक है, क्या बताएंगे, 9, समझने का प्रयास करेंगे, आपका आएगा आंसर 9.28 किलोमीटर, कितना आएगा, 9.28 किलोमीटर क्या आएगा आपका एकदम बेस्ट तरीके से आंसर आएगा। आइए देखिए यदि आपसे बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, तो आप लोग बताएंगे प्रथम व्यक्ति, भारत के प्रथम व्यक्ति थे, साथी थे कि क्या थे, भारत के प्रथम व्यक्ति जो कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे, ठीक है, जो कैबिनेट से क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है,
कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, तो आप लोग बता देंगे भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कैबिनेट से क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे। एकदम बेस्ट, एकदम शानदार तरीके से जानकारी को अपने पास रखेंगे। जैसे ही आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ लगे कि हाँ कुछ पढ़कर आए हैं, जुनून और जज्बे के साथ। यदि आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग की लंबाई कितनी, 9.28 किलोमीटर। यदि प्रश्न पूछा जाएगा अटल रोड सुरंग की लंबाई कितनी, आप लोग बता देंगे 9.02 किलोमीटर। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से क्या करेंगे, जानकारी को स्पष्ट पूर्वक क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी होती है, आप लोग बता देंगे अटल रोड सुरंग। ठीक है, चलिए आइए चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ऐसा थी कि आज के सेशन का प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा एकदम बेहद बेस्ट तरीके से। पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पर तहत होना चाहिए, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। क्या लाजवाब प्रश्न है, बहुत एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रश्न पूछा गया आपसे सामने, जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, भाई ये बता दीजिए। कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, पूछा गया ना, क्या पूछा गया यहाँ पर, मंत्रिपरिषद। सॉरी यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा गया, हम आपको बताने लगे दूसरा। देखिए यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर पूछा मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद भैया, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग बता देंगे। यानी कि प्रमुख कौन होता है भैया, बता देंगे पीएम होते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष पूछा जाता है आपसे विषय, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग बता देंगे पीएम होते हैं भैया। पीएम क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं किसके, लोकसभा के। लोकसभा का सदस्य बनने के न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है भैया, अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद नंबर 60 के बारे में बात किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 60 के बारे में बात किया जाएगा तो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे भैया। भारत में क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे, जिनको शपथ कौन दिलाएगा, जिनको शपथ कौन दिलाएगा, देखिए छाप लीजिए, शपथ कौन दिलाता है, थोड़ा आंसर करिए, आप आंसर करिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जवाब देने का प्रयास करिए। यदि नहीं मालूम है तो एकदम नोटबुक में छापने को तैयार हो जाए, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है, आप लोग बता देंगे अनुच्छेद 60 में। ठीक है, यानी कि देखिए, यानी कि यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है, आपका आएगा आर्टिकल नंबर कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, कितना होगा, 60 होगा। कौन दिलाता है, आइए थोड़ा समझ लीजिए। यस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा भैया। क्या होगा, न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपका एकदम बेस्ट शानदार तरीके से जवाब आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, आप लोग बता देंगे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद नंबर, आइए थोड़ा 52 के बारे में बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 52 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है, क्या कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा भैया। क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और जबकि शपथ, यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल के तहत ग्रहण करता है, बता देंगे और अनुच्छेद नंबर 60 कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सबको अध्यक्ष हो, देखे यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आप लोग बता देंगे आर्टिकल नंबर 52 यानी कि अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है, चलिए आगे। और जबकि 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। थोड़ा अधिक जानकारी अच्छी लग रही होगी प्यारे साथी, एक बार क्या करेंगे
एक बार अच्छी तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो क्या करेंगे, शानदार तरीके से लाइक भी करेंगे। चलें आइए प्रश्न नंबर किसका जवाब देंगे, प्रश्न नंबर 6 का जवाब देंगे। काल वैसाखी क्या भैया, शीतलहर और वर्षा, गर्म हवाएं और लू, हिमपात और ओलावृष्टि, मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावट। देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है बता दीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा के बारे में बात कर दिया जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, तो जवाब आपका आएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, छाप लीजिए। प्रश्न पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। लेखपाल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, बच्चे गलतियां किए थे। ठीक है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताएंगे मानसीराम मेघालय, क्या बताएंगे, मानसीराम मेघालय आपका क्या आएगा, एकदम बेस्ट तरीके से जवाब आएगा। ठीक है, मानसीराम मेघालय में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है। लेकिन सबसे कम पूछा जाएगा भैया, सबसे कम बताइए भारत में सबसे कम कहां पर होता है, सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, क्या जवाब आएगा, आपको बता देंगे लेह लद्दाख। क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होता है। भारत का एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होता है, अब भारत का एक ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है। आप लोग का आंसर आएगा मानसीराम मेघालय। लेकिन पैसा प्रश्न क्या पूछा है, कालबेलिया वैसाखी क्या है, आप लोग बता देंगे। आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग बता देंगे मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावट। ठीक है, प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा डी। जितने भी साथी डी को लागू कर रहे हैं वो एकदम सही जवाब दे रहे हैं। और यदि इसके समय सीमा के बारे में बात करते हैं, यदि टाइम के बारे में बात करते हैं साथी, ठीक है, यदि टाइम के बारे में बात करते हैं थोड़ा कि ये किस महीने में मानसून आता है, तो आपका जवाब आएगा मार्च से अप्रैल। क्या आएगा, मार्च से अप्रैल आएगा भैया। क्या आएगा जवाब, आपका जवाब आएगा मार्च से अप्रैल। एकदम बेस्ट तरीके से जवाब आएगा, नोट डाउन करते रहेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम लोग, यानी कि 7 की तरफ। प्रश्न नंबर पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने डैश 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 द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। देखिए प्रश्न यह आपसे पूछा गया, यदि समझ में नहीं आया होगा आपको, दोबारा पढ़ रहे हैं हम, समझिए थोड़ा अच्छी तरीके से। संसद के दोनों सदनों, कौन दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश डैश द्वारा सहमति, यानी कि यदि दो सदन लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक पास कर देता है तो किसकी सहमति लेना अनिवार्य होता है, बताइए, यही आपसे पूछा गया है। देखिए यदि बात करते हैं ना इसके बारे में, किसके बारे में, संसद के बारे में, संसद के बारे में बात करते हैं तो इसके दो सदन होते हैं भैया। कितने सदन, दो सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, क्या होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरे का आपका होता है साथी, दूसरे का आपका होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा होता है ना, क्या होता है, लोकसभा होता है। और इसका कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा जानकारी ले लेंगे। ठीक है, बहुत से 30 होगा। ठीक है, फिर उसके बारे में देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाएगा, इसको कहते हैं उच्च सदन। क्या होगा, उच्च सदन इसको कहते हैं भैया। क्या, उच्च सदन इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन। यदि किसी भी विधेयक को पास करना है तो दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 भैया। ठीक है, कितना, 2/3 बहुमत क्या होना, पारित होना अनिवार्य होता है। कितना, 2/3 बहुमत क्या होता है, पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और इसका भी 2/3 बहुमत यदि मिल जाएगा तो पारित होना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद जब दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, हस्ताक्षर। और वो हस्ताक्षर किसका होता है, यही आपसे पूछा है। वो हस्ताक्षर किसका होता है, यही आपसे पूछा है। तो आपका एकदम सही जवाब आएगा राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है भैया। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब देने का प्रयास करिए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, जवाब दे दीजिए। जबकि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। जितने साथी लॉक कर रहे हैं वो अपने स्थान पर एकदम बेस्ट आंसर करें। एकदम सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 6 साथ आप लोग यदि जा रहे हैं तो एकदम सही आंसर होगा। इसको बना लेंगे 30 वर्ष कर देंगे ना, कितना, 30 वर्ष कर देंगे। ठीक है, और यदि आपको जानकारी बहुत अच्छी लग रही, क्या करेंगे, एकदम सेशन को शेयर कर देंगे, एकदम लाजवाब तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए चलते हैं।
तो प्यारे साथी प्रश्न नंबर 7 का एकदम सही एकदम बेस्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। जितने साथी इसी को लॉक करे हैं वो अपने स्थान पर एकदम बेस्ट आंसर करें। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे यानी कि 8 की तरफ आइए। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपसे सामने किया आता है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत लाजवाब है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया, पूछा गया है हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है भैया? हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसी प्रकार प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है? देखिए इसी प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जाता है एंजिल, क्या एंजिल जलप्रपात कहां पर स्थित भैया? क्या एंजिल जलप्रपात? उसी प्रकार जोग जलप्रपात, क्या जोग जलप्रपात? इसी प्रकार विक्टोरिया जलप्रपात, क्या विक्टोरिया जलप्रपात? बताने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों का शानदार तरीके से आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा एंजिल कहां पर पड़ता है, आप लोग बताएंगे वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात कहां पर? वेनेजुएला बता देंगे भैया। क्या आपका एकदम से आंसर है वेनेजुएला देश में। जोग जलप्रपात आपका अपना भारत हो जाता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार पूछा जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात, आप लोग बता देंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या बता देंगे? दक्षिण अफ्रीका आपका क्या आएगा? एकदम बेस्ट से बेस्ट आंसर आएगा। दक्षिण अफ्रीका क्या आएगा? बेस्ट से बेस्ट आंसर आएगा। जबकि प्रश्न का एकदम सही जवाब आएगा न्यूजीलैंड। क्या आएगा? न्यूजीलैंड। जितने भी साथी बता रहे हैं हुक्का जलप्रपात कहां पर स्थित, न्यूजीलैंड आंसर कर रहे हैं वो एकदम सही तरीके से आंसर कर रहे हैं, एकदम बेस्ट तरीके से आंसर कर रहे हैं। प्रश्न का एकदम से आंसर कौन सा होगा? डी होगा। जितने साथी डी को लॉक करें अपने स्थान पर एकदम बेस्ट आंसर करें। आइए चलते हैं 9 की तरफ, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा जाता है आपसे विषय। वेलाडीला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वाह क्या लाजवाब प्रश्न है। इससे महत्वपूर्ण आज के सेशन का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे महत्वपूर्ण आज के सेशन का प्रश्न हो ही नहीं सकता। जवाब दीजिए आप सभी के हिसाब से क्या होगा, और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते रहेंगे मेरे साथी, क्योंकि प्रश्न वही जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के आधार पर कंटेंट क्या करते हैं हम लोग लाते हैं आप सभी के सामने। देखिए बेलाडीला पहाड़ी के बारे में बात करते हैं भैया। क्या बेलाडीला, बेलाडीला के बारे में यदि बात किया जाए, किसके बारे में? बेलाडीला के बारे में यदि बात किया जाएगा कि एक पहाड़ियां कहां पर स्थित, आप लोग बताएं दंतेवाड़ा। क्या बता देंगे? दंतेवाड़ा बता देंगे ना। क्या बता देंगे? दंतेवाड़ा। अब बता दी दंतेवाड़ा कहां पर स्थित है? आपका अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या छत्तीसगढ़ होता है भैया? क्या होता है? छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा कहां पर पड़ता है? बता देंगे छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर। राजधानी क्या हो जाती है? रायपुर हो जाती है। जब का प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लौह अयस्क, ठीक है। क्या आंसर आएगा? लौह अयस्क आपका एकदम सही आंसर रहेगा कि बेलाडीला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बता देंगे लौह अयस्क बता देंगे। क्या बता देंगे? लौह अयस्क आपका एकदम से आंसर होगा। जितने भी साथी प्रश्न नंबर 9 का ये लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल से आंसर करें, एकदम बेस्ट से बेस्ट आंसर करें। अब प्यारे साथी आज का सेशन हम क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त भी करेंगे, प्रश्न यहीं पर हो जाते हैं समाप्त। अब मिलेंगे आपसे विषय आगामी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, और एक बार क्या करें वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे विषय आगामी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथी, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।